हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि जो लॉ होता है वो किंग्स ऑफ द किंग होता है, मतलब लॉ जो होता है वो सर्वोपरि होता है, और कैसे कुछ लोग कानून का गलत फायदा उठाते हैं और खासकर जमीन के मामले में, और जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस जजमेंट के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी शब्द कहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी इम्पॉर्टेंट जजमेंट का जो बहुत ही रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बेसिकली इसमें जो लैंड्स मामले की, ज़मीन के मामलों को लेकर जो फ्रॉड्स होते हैं बेचने के टाइम पे, उस केस के आधारित पर ये दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लॉयर हैं और आपको कोई भी तरह का फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए, नए लॉयर हैं, फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है आपको, तो हमारा फिनिक्स बे लीगल जो वेबसाइट है वहाँ जाकर आप ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में? केस का नाम बताने से पहले जो शुरू के जो फर्स्ट लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, नथिंग इज माइटर देन लॉ, बाय हुज एड इवन द वीक में प्रिवेल ओवर द स्ट्रॉन्ग। मतलब लॉ जो होता है वो राजाओं का राजा होता है। लॉ से ज़्यादा, कानून से ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ नहीं होती, कानून से ज़्यादा स्ट्रांग कोई चीज़ नहीं होती है, और इस कानून की मदद से ही एक कमज़ोर व्यक्ति, एक स्ट्रांग व्यक्ति के ऊपर में हावी हो सकता है। तो ये पहली लाइन कहा गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें बोला है कि जो हमारी जो सोसाइटी की जो पावर स्ट्रक्चर है, खासकर इसमें ये देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत ही दबाया जाता है, और खासकर कानून की मदद लेकर ही गरीब लोगों को दया शोषण किया जाता है। और ये जो केस है ये इसी बात का बहुत बड़ा परिणाम है। और हमारा काम होता है एज ए जज, हमारा काम ये होता है कि हम देखें कि कैसे हम लोगों को जो कानूनी का ऊपर में जो उनका विश्वास है वो टूटे नहीं। इसलिए खाली हमारा काम हर एक केस को एनालाइज करना है नहीं, हमारा काम ये भी होता है कि हम देखें कि सोसाइटी के जो इनजस्टिस सिस्टम जो हो रही है उस पर भी हम काम करें, तो जो लीगल सिस्टम पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो बना रहे। इन केसेस लाइक द वन बिफोर अस, इट इज़ नॉट फॉर टू जस्ट मैकेनिकली एनालाइज द कंटेंशन ट्रांजैक्शन, बट टू ऑल्सो इंश्योर दैट इनजस्टिस इज रेमिडिड एंड नोबडी इज बेनिफिटेड बाय देयर ओन रॉन्ग। मतलब जो इनजस्टिस हो रहा है उसको हम तोड़े, और जो दूसरा साइड है जिसके साथ में इनजस्टिस हुआ उसको हम कुछ ना कुछ बेनिफिट करें। जस्टिस नोज नो बायस एंड दस दो इट्स एड इवन द वीक में प्रिवेल ओवर द स्ट्रॉन्ग। कोर्ट ने ये बात भी कही है कि जो कानून जो होता है ये कोई बायसेस नहीं आता। बायसेस का मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं होता है, ना किसी के पक्ष में होता है, ना किसी के विपक्ष में होता है, लेकिन कानून का ये काम होता है, ज़रूर होता है कि वो जो कमज़ोर है उसके लिए वो मदद दे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन दिए गए हैं, और ये मुझे लगता है कि सिविल केसेस में खासकर इस तरह के जब लाइंस आते हैं कोर्ट की तरफ से, इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन जो आता है, वो सारे लिटिगेंट्स जिनके साथ में कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, फ्रॉड हुआ है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस जजमेंट को। जजमेंट है चाहिए तो इस जजमेंट का नाम है कौशिक प्रेम कुमार मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस कांजी रवेरिया अलायस कांजी एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 1573 और 2023। कॉज टाइटल जो होता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आजकल डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको पूरी जजमेंट पढ़ना है। जजमेंट काफ़ी बड़ा है वैसे। तो इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड। ये मतलब उन केसेस में होता है कि जो होता है सोसाइटी में, एक्चुअली एक आदमी का ज़मीन था, उसने उस ज़मीन को जो पार्टी ए है उसको बेचा। कैसे बेचा? उसने सेल डीड किया। यहाँ पे सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर सेल डीड हुआ। लेकिन जब सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए जब पहुंचा था रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो कम पड़ गई थी, तो जो रजिस्ट्रेशन जो था वो रुक गया था। इसी बीच में जो बेचने वाला था, मतलब जिसकी जो ज़मीन थी, उसने वो ज़मीन किसी और को सब्सिक्वेंटली बेच दी। वो जो सेल डीड था वो पेंडिंग था। बाद में वो जो सेल डीड जो होता है, जो स्टैम्प ड्यूटी की वजह से रुका पड़ा था, उसका स्टैम्प ड्यूटी दे के वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, अब वो भी रजिस्टर हो गया। ये दूसरा वाला जो फ्रॉड वाला था, जो एक्चुअली जो इसमें जो वेंडर था वो फ्रॉड था, जिसने ज़मीन बेचा था वो फ्रॉड था। दोनों ही हो गया। ये मामला चलता है, मतलब कोई केस वेस नहीं होता, क्योंकि किसी दोनों पार्टी में से किसी को खबर ही नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे पार्टी को जो वेंडर ने बेचा था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ,
ए जो है वो ज़मीन का एक्चुअल ओनर था, उसने पहले ज़मीन का जो सेल रजिस्ट्रेशन किया था किसको किया था, सेल डीड किसको किया था, बी को किया था। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफिस में पहुंचती है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पे पता चलता है कि स्टैम्प ड्यूटी कम है, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन रुक दिया जाता है, बोला जाता है जब स्टैम्प ड्यूटी पूरी करो तब रजिस्टर होगा। इस बीच में जो ए होता है वो सी को ज़मीन पूरी तरीके से रजिस्टर कर देता है। बी का जो होता है, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो गया था, खाली स्टैम्प ड्यूटी ही बाकी थी, कैसे भी वो स्टैम्प ड्यूटी भरा जाता है और वो भी रजिस्टर हो जाता है सी के रजिस्टर होने के बाद में। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन सेल डीड जमा कब हुई, पहले किसकी हुई थी, बी की हुई थी, साइन उसमें दोनों पार्टी के पहले से हो चुके थे। अब ये मामला चलता है, बहुत साल चल जाता है, और बी जो रहता है, बी में जो बेचा जो जाता है वो दो पार्टी को बेचा जाता है, उसमें जो एक जो होता है वो माइनर भी होता है उस टाइम पे जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जमा हुआ था। तो बहुत साल चलने के बाद में 40-45 साल हो जाते हैं, तो जब बी के जो लोग होते हैं, जो उसके जो सक्सेसर के जो लोग होते हैं, वो ज़मीन किसी और को बेचते हैं, और वो बंदा आता है ज़मीन का इंस्पेक्शन करने के टाइम में। जब वो ज़मीन का इंस्पेक्शन करने के टाइम में आता है, तो जो बी के जो बच्चे हैं, जो बी के जो बच्चे, उनको पता चलता है कि ये हमारा ज़मीन ये क्यों खरीद रहा है, ये तो हमारा ज़मीन, उन्होंने बाउंड्री करके रखी हुई थी ज़मीन को, तो उनको लगा कुछ गड़बड़ है कहीं पे, तो वो जाते हैं रजिस्टर ऑफिस पे, पूरा डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। तब उनको पता चलता है कि भैया ये तो शातिर इंसान था, उसने बी के साथ भी सेल डीड किया, और जब वो सेल डीड पूरी तरह से रजिस्टर जब नहीं हुआ था, जिस बिकॉज उसमें स्टैम्प ड्यूटी की कमी थी, उसी दौरान उसने सी को बेच दिया था, और म्यूटेशन वगैरह जो भी था वो सी के नाम पे हुआ था, लेकिन बी का रजिस्ट्रेशन भी बाद में सब्सिक्वेंटली हो ही गया था। अब मामला आता है हमारे कोर्ट में फॉर दी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जो आता है। ये मामला ट्रायल कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आता है। आप समझिए ना, ये 45 साल पहले ये गड़बड़ हुई थी, उसके बाद मामला भी बहुत लंबा चला ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 3 इश्यूज निकाले थे। सबसे पहला ये था कि क्या जो रिस्पॉन्ड नंबर 2 कौन है, हमारी स्टोरी के हिसाब से जो ए है, जिसकी एक्चुअल ज़मीन थी, क्या सेल कंसिडरेशन उसको मिला था 1985 में, एंड एग्जीक्यूटेड द सेल डीड, क्या उसने सेल डीड को एग्जीक्यूटेड किया था। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, सेल एग्रीमेंट हो या सेल डीड हो या कोई भी ऐसा तरह का लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है, अगर दोनों पार्टी साइन कर देती है, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, अगर दोनों पार्टी साइन कर देती है तो उसको एग्जीक्यूटेड माना जाता है। ठीक है, अगर एक पार्टी ने साइन किया दूसरी पार्टी ने साइन नहीं किया तो उसको कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कोर्ट ने रेज किया था कि वेदर द सेल डीड ऑफ 1985 वाज वॉइड एज द एपेलेंट वेर अलेज्ड टू बी माइनर्स। तो क्या जो 1985 में जो सेल डीड की बात हुई थी वो क्या वॉइड है, क्योंकि इसमें तो जो लोग साइन कर रहे थे वो तो माइनर थे। और तीसरा सवाल था इसमें कि वेदर रिस्पॉन्ड नंबर 1 इज अ बोनाफाइड परचेजर फॉर ए वैल्यू बाय वे ऑफ ए सब्सिक्वेंट सेल डीड। नाउ हमारी स्टोरी के हिसाब से जो सी, जिसका बाद में सेल डीड रजिस्टर होता है, क्या वो बोनाफाइड परचेजर है, क्योंकि क्या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, कि उसको तो पता नहीं था, उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए इस केस में। अब इसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखिए कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, बोला है कि ऑन परसुइंग द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डीड ऑफ 1985 बिफोर सिग्नेचर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड अटेस्टिंग विटनेसेस एज वेल एज कंटेन द नेसेसरी इंडोर्समेंट बाय द सब रजिस्ट्रार। इट वाज impounded for non-payment of stamp duty, but after the same was paid, the document was duly registered. This makes it abundantly clear that the sale deed was executed and presented before the sub registrar. It is insofar as the trial court and the high court proceeded on the premises that respondent number 2 denied the execution of the sale deed and receipt of any consideration. It was noted that respondent number 2 never made a specific denial on the 2 aspect, and there was a misreading of the evidence by the court. Both the said courts also failed to take into consideration that the defendant number 1, the vendor, respondent number 2 herein, neither entered the witness box in support of his pleading, and to prove that nor did led any evidence, either oral or documentary, in support of his pleading. There was no justification to treat a vague statement in the written statement of not recollecting about execution of sale deed to be taken as a denial of the execution. Both the courts again misread the deposition of appellant number 1, wherein he said that he does not have any proof of payment of the consideration to hold that no sale consideration was paid. तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 होता है, सॉरी रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो होता है, जो एक्चुअल वेंडर होता है, जिसकी एक्चुअल ज़मीन होती है, उसने कोर्ट में ये आकर अपना ये दिया था, डिफेंस दिया था कि इसने तो जो ए जो था, एक तो वो माइनर थे और इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, दूसरा मुझे उस ज़मीन का कोई पैसा नहीं मिला था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था, भैया आपको पैसा कैसे नहीं मिला है। एक तो वो सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास में सबमिट हुआ, रजिस्ट्रार का उसमें
नोटिंग्स भी है कि आ चुका है मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, खाली इसमें स्टैम्प ड्यूटी कम है, दोनों का आ गया है। और ये तभी इशू होता है जब दोनों का साइन हो गया होता है ना, तो एग्जीक्यूटेड तो था ही वो, उस पर एग्जीक्यूटेड नहीं होनी क्योंकि बात ही नहीं होती। दूसरा, आप बोल रहे हो कि आपको कंसिडरेशन अमाउंट के पैसे नहीं मिले, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं उसमें कंसिडरेशन प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो वॉइड माना जाता है। तो आपको पैसा नहीं मिला, इस बात का आपने कोई गवाही कोर्ट में आके दी है? वो जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 था उसने कोर्ट में आके कोई गवाही भी नहीं दी, खाली अपना रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया। यहाँ पे एक और एक चीज़ सीखने मिलती है, जिस प्रकार आपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया तो वो कोर्ट उसको पत्थर की लकीर नहीं मानेगा। आपको आके उसकी बिला पे गवाही देनी होगी, उस चीज़ की बिला पे आपको एविडेंस भी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट पर देना होगा, है ना। बिना उसके आपको लगा मैंने तो लिख दिया हो गया मेरा काम, नहीं, गवाही भी देना होता है। इसके बाद कोर्ट ने कहा, further the court rejected contention regarding appellant being minor at the time of execution of sale deed. The appellant when age was incorrectly recorded as 18 years old. It was noted that the other minor purchaser was represented by their mother, as such the sale deed was valid and if any case so far as the right of the minor brother was concerned. तो यहाँ पे जो माइनर की बात हुई थी उसमें उसकी माँ का साइन था, एज उसको रिप्रेजेंट कर रही थी उस सेल डीड पे, तो कोर्ट ने उस कंटेंशन को भी हटा दिया। अब यहाँ पे बात आती है उस तीसरे आदमी के जिसके नाम पे रजिस्टर हो गया था। कोर्ट ने उसके लिए क्या बोला, क्योंकि उसने कोर्ट पे ये ग्राउंड डाला कि मैं तो भैया बोनाफाइड परचेजर हूँ, ये जो ओनर है ज़मीन का, जो वेंडर था और ये है, इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा भी तो रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा तो बोनाफाइड परचेजर हूँ, मेरा राइट है इस ज़मीन पे, आप मेरा राइट कैसे निकाल सकते हो इतने सालों के बाद में। तब कोर्ट ने बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला, अब मैं बोनाफाइड परचेजर का मतलब क्या होता है वो भी बता दूंगी, बट कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन उस बोनाफाइड परचेजर के लिए था, कोर्ट ने तो सबसे पहले उसको बोनाफाइड परचेजर की कैटेगरी में डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला? कोर्ट ने इसलिए बोला कि भैया तुम बोनाफाइड परचेजर हो सकते हो, मतलब हो या नहीं उस पर कोर्ट नहीं या कोई, तुम हो सकते हो, लेकिन जब सेलर के पास में राइट ही नहीं था, मतलब जो जमीन का जो ओनर था उसके पास में कोई अधिकार ही नहीं था तुमको सेल करने का, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर चुका था। वो सेल डीड रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब जमा हो गया, वहां पे जब उसने साइन कर दिया, उसके बाद में उसका उस वेंडर के पास में कोई अधिकार नहीं बचता था कि वो किसी और को उस जमीन के बेचे। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जमा नहीं हुआ होता तो बात शायद अलग हो जाती। यहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कर दिया था, उसको पता था कि स्टैम्प ड्यूटी कम पड़ी है इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन जमा तो हो गया था, वहाँ पे उसने एग्जीक्यूट कर दिया था, साइन कर दिया था, इस वजह से उसका राइट वहीं पे खत्म हो गया था। अगर उसके बाद वो कोई दूसरा बेचता है, दूसरा किसी को बेचता भी है तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसके पास राइट ही नहीं है बेचने का। यहाँ पे तब इसने बोला कि भैया मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूँ। अब देखिए बोनाफाइड परचेजर का बात आता है हमारा सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। यहाँ पे जो बोनाफाइड परचेजर को एक अधिकार दिया जाता है कि अगर आप ज़मीन खरीद ले हो और आपको पता नहीं था कि ये ज़मीन गलत ज़मीन है, आपको नहीं लेना चाहिए था, या फिर केस चल रहा है, या फिर पहले किसी को बेच दिया, या तो आपका जो राइट जो रहेगा वो इस पर बना रहता है, ये सेक्शन 41 बोलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली बनाया गया था, जब कानून बनाया जाता है बहुत चीज़ सोच समझ के बनाया जाता है। तो इसमें एक जगह पे बोला गया है, not to be voidable on the ground that transfer was not authorized to make it, provided that the transferee after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer। यहाँ पे एक बात बोला गया था, जो ज़मीन आपको बेच रहा है, आपका काम था चेक करने का कि क्या उसके पास पावर था आपको ज़मीन बेचने का। यहाँ पे बायर्स बिहेवियर्स की थ्योरी भी आती है। आप ज़मीन खरीद रहे हो तो आपका भी फर्ज बनता था कि आप देखें कि जिससे आप खरीद रहे हो उसके पास में क्या राइट था। द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी उसने ज़मीन किसी और को एग्जीक्यूट कर चुके थे। तो जब वो उसके पास राइट्स ही नहीं था तो आपको कैसे बेचा, और अगर आपको बेच भी दिया तो वो उस पर आपका अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि आपकी भी कुछ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने भी नहीं की। ठीक है, तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, जिसमें बहुत अच्छा से कोर्ट ने कोर्ट्स भी किया है। जो अपीलेंट के जो अपील था वो अलाउ किया, 10 लाख का कॉम्पनसेशन भी उसमें दिलाया गया उनको। साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि द कोर्ट lamented continued suffering of a common man at the hands of vendor rooted in the latest malafide intention to gain double profit, है ना, इधर बाय आर्म ट्विस्टिंग और थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ द लीगल लेटर। तो यहाँ पे जो वेंडर था उसने डबल प्रॉफिट बनाने की कोशिश करी, कानून के जो हथकंडे जो चीज़ें थी उसका वो गलत यूज़ किया, जो लूप होल निकल के आ गया था। हाँ मैंने तो जमा किया लेकिन रजिस्ट्रार ने इसको रजिस्टर नहीं किया, उस बात को उसने फ़ायदा उठाया और दूसरे को बेच दिया, तो उसने कानून के गलत इस्तेमाल किया है। तो इट इज़ लास्ट में जिसने यही कहा, इट इज़ अ केसेस लाइक दिस द लॉ कम्स टू द एड ऑफ द
केसेस लाइक दिस में ही कानून जो होता है वो गरीब आदमी की मदद के लिए उठ कर आता है। While educating such cases, it is not just the lives and properties of the people that we are dealing with, but also their trust in the legal system. जब हम ऐसे केसेस को देखते हैं तो हम सिर्फ उस आदमी के जीवन या उसके प्रॉपर्टी के बारे में ही बात नहीं करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो आदमी का जो कानून के ऊपर में जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो ना टूटे। In cases like the one before us, it is not for us to just mechanically analyze the contention transaction, but to also ensure that justice is remedied and nobody is benefited by their own wrong. साथ में ये भी कहा कि ऐसे केसेस में ही हमारा फर्ज बनता है कि जिनके साथ गलत हो गया है, कानूनी रूप से गलत हुआ है, उसको हम सही करके दे और उनका जो कानून के ऊपर जो विश्वास है उसको बना के रखे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जजमेंट, आई वुड से। जजमेंट को ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल जजमेंट जहाँ पे कानून जो हम बोलते हैं व्हाट इज़ लॉ, लॉ इज़ अ कॉमन सेंस, बट इस ऑल्सो लॉ इज़ ऑल्सो फॉर द कॉमन मैन। और ये बात जो थी वो इस जजमेंट में कहीं ना कहीं जजेस ने बहुत क्लियरली मेंटेन किया है कि जो हम कानून की व्यवस्था है जो हमारी, वो एक आम जनता के लिए बनी गई है और हमारा काम सिर्फ लॉ को एनालाइज करना ही नहीं है, हमारा काम देखना है क्या किसी के साथ में इनजस्टिस हुआ है, कानून का ही गलत इस्तेमाल उनके ऊपर में हो गया, तो उनको हम जस्टिस दे, देर से ही सही दे, लेकिन दे ज़रूर। तो आई होप यू बस आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इस जजमेंट को पूरा पढ़ा था। डू रीड इट अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है या लॉयर है, बिकॉज बहुत सारे मैटर्स में भी जजमेंट को एक्चुअली यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।